हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो है उनका उपयोग कैसे किया जाता है। अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। सबसे पहले हम जानेंगे मल क्या होते हैं। मल मूत्र हम लोगों ने सुना होगा, जो बेकार वेस्ट होता है बॉडी से जो निकलता है वो होता है मल। ठीक है। तो ये जो इतना ज़्यादा मल होता है ये सब आखिर कहाँ जाता है? जो भी हमारे हमारे यहाँ जो बाथरूम बने होते हैं, जो उसके टैंक होते हैं, वो आखिर कहाँ जाते हैं? सीवेज उसको बोलते हैं, वो आखिर कहीं जाते होंगे ना। तो वो कहाँ जाते हैं और कैसे उसका यूज़ हो रहा है, कैसे उसको फिर से मीन्स जो होता है उसका उसको कैसे नष्ट किया जा रहा है, ये हम लोग आज देखेंगे। हम जानते हैं कि प्रतिदिन नगर तथा एवं शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है, यानी कि जो एक बड़े अमाउंट में, एक ह्यूज अमाउंट में जो व्यर्थ जल, वेस्ट में वाटर निकल रहा है, उसमें जो मेन पार्ट है वो है मलमूत्र। मनुष्य का अपना मलमूत्र एक्सक्रीटरी मटेरियल है। नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल या सीवेज कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, यानी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो अधिकांशतः रोग जनकीय होते हैं। रोग जनकीय मीन्स रोग उत्पन्न करने वाले, डिजीज को कॉज करने वाले। आपको आश्चर्य होता होगा कि वाहित मल की बड़ी मात्रा अथवा शहरी व्यर्थ जल का रोजाना निपटान कैसे होता है। इसे प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी, झरने में सीधे विसर्जित नहीं किया जा सकता। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि जो प्राकृतिक जल स्रोत है उसमें हम लोग डायरेक्ट उसको डिस्पोज कर दे, डायरेक्ट उसमें विसर्जित कर दे, नहीं कर सकते। क्योंकि इससे क्या होगा, जो जो हमारा ताज़ा फ्रेश पानी है, जो हमारा अच्छा पानी है, वो भी दूषित हो जाएगा। तो क्यों? अतः विसर्जन से पूर्व वाहित मल का उपचार वाहित मल संयंत्र में किया जाता है ताकि वो प्रदूषण मुक्त हो जाए, यानी कि उसको आप पहले प्योर करते हैं। व्यर्थ जल का उपचार पर पोषित सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है जो वाहित मल में प्राकृतिक रूप से वास करते हैं। यानी परपोषित, यानी जो दूसरे पे डिपेंड सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी मदद से इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रदूषण युक्त करते हैं। प्रदूषण मुक्त करते हैं। युक्त मिस होता है मिलाना। तो ये दो तरीके से करते हैं। एक होता है प्राथमिक उपचार यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट, और है द्वितीयक उपचार अथवा जीव विज्ञानी उपचार यानी कि सेकेंडरी। तो सबसे पहले प्राथमिक हम क्या करते हैं, हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग कहीं, जैसे मान लीजिए कि कोई पानी है उसमें गंदगी घुल गई है, कंकड़ पत्थर या फिर और कोई गंदगी घुल गई है, तो उस पानी को हम लोग थोड़ी देर तक अगर हम स्टोर करके रख दें कहीं, तो उसमें जो हेवी चीज़ें होंगी, जो भारी चीज़ें होंगी, कंकड़ पत्थर, वो सब नीचे बैठ जाएगा। ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, अवसादन। तो इस तरह से प्राथमिक उपचार किया जाता है। ये देखते हैं प्राथमिक उपचार। मूलभूत रूप से उपचार के इस पद में वाहित मल से बड़े छोटे कणों का निस्यंदन यानी फिल्टरेशन, फिल्टर कर लेते हैं, तथा अवसादन सेडिमेंटेशन द्वारा भौतिक रूप से यानी फिजिकली अलग कर दिए जाते हैं। इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा हटा दिया जाता है। उसके बाद शीत बालुकाश में यानी ग्रिट, मृदा तथा छोटे गुटिकाओं पेवल को अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है, यानी सेडिमेंटेशन जो अभी हमने बताया। सभी ठोस जो प्राथमिक आपंज यानी स्लज के नीचे बैठे कण हैं, वो और प्लावी सुपरनेटेंट बहिस्राव स्फ्लुएंट का निर्माण करता है। बहिस्राव को प्राथमिक निसादन सेटलिंग टैंक से द्वितीय उपचार के लिए ले जाया जाता है, यानी कि एक मान लीजिए एक ऐसे सॉरी रुकिए, एक मिनट, तो अच्छा सा बना देते हैं। ठीक है। मान लीजिए ये आपका बर्तन है, इसमें ऐसे ऐसे गंदगी है, पानी के साथ मिली हुई है। तो अब हम जब थोड़ी देर इसको अगर ऐसे रख देंगे तो ये क्या होगा, ये पूरा ये ऐसे यहाँ पे बैठ जाएगा और पानी ऊपर रह जाएगा और ये जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो इसके ऊपर का पार्ट है, जो हमारा इसके ऊपर का पार्ट है, उसको तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर का जो पार्ट है इसको पानी को ले जाएंगे। ये जो पानी है इसको तो हम लेते जाएंगे दूसरे आगे के उपचार के लिए, और ये जो होगा कण यानी ये बेकार है, ये ऊपर का जो पानी है वो यूजफुल है, इसको हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? सेटलिंग टैंक में, निसांद टैंक में। ठीक है। अब है द्वितीय उपचार अथवा जीव विज्ञानी उपचार। प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायुवीय टैंकों से गुजारा जाता है। कह रहा है कि चित्र 10.6 में ये देखिए, इन टैंकों से गुजारा जा रहा है
वायुवी टैंक है ये, जहां ये लगातार यांत्रिक रूप से, मैकेनिकल रूप से हिलाया जाता है और वायु को इसमें पंप किया जाता है। इससे लाभकीय वायुवीय सूक्ष्म जीवों की प्रबल सशक्त वृद्धि उर्णक यानी कवकीय तंतु से जुड़े जीवाणुओं जाली जैसी संरचना का झुंड के रूप में होने लगती है। यानी कि जो वायु में जो सूक्ष्म जीव है वो उसमें कलेक्ट होने लगते हैं। हम लोग तेज पानी मतलब तेज इसको मैकेनिकल रूप से हिलाते हैं और उसमें पानी को, वायु को पंप करते रहते हैं। वृद्धि के दौरान ये सूक्ष्म जीव बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों की खपत करता है। जो उसमें कार्बनिक मटेरियल है उसमें वो सूक्ष्म जीव उसको यूज कर लेता है, यानी कि उसमें जो कार्बनिक पदार्थ है उसको धीरे धीरे खत्म कर रहा है। ये बहिस्राव के बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। क्या करता है कि जो सूक्ष्म जीवों की जो बायोकेमिकल जो ऑक्सीजन की उनकी डिमांड है वो कम हो जाती है। बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणुओं द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को खपत करके उन्हें ऑक्सीकृत कर दे। अब वो क्या कर रहा है, वो सूक्ष्म जीव क्या कर रहा है कि जो कार्बनिक पदार्थ है उनका यूज कर ले रहा है और ऑक्सीजन किसको, पानी में जा रहा है। वहित मल का तब तक उपचार किया जाता है जब तक बीओडी घट ना जाए, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो घट जाए। जल के एक नमूने में सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन के उग्र उद्ग्रहण की दर का मापन बीओडी परीक्षण से किया जाता है। यानी बीओडी परीक्षण होता है, उसमें देखते हैं कि कितना बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो रह गई है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन ही बीओडी है। जब व्यर्थ जल का बीओडी अधिक होगा, यानी उसकी ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी, तब इसकी प्रदूषण क्षमता भी ज्यादा होगी, क्योंकि सूक्ष्म जीव क्या कर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं तो उनकी डिमांड जो हो रही है कम हो जा रही है। एक बार वाहित मल अथवा व्यर्थ जल का बीओडी पर्याप्त मात्रा में घट जाए तब बहिस्राव को निसादन टैंक में भेजते हैं। फिर जो बहिस्राव है, जो पानी है, उसको फिर सेटलिंग टैंक में भेजते हैं, जहां जीवाणु झुंड फ्लाक्स उसे अवसाद में परिवर्तित करते हैं। ये अवसाद सक्रियित आपंक कहलाता है। अब जो सक्रियित आपंक होता है उसके छोटे से भाग को फिर से पीछे वायुवीय टैंक में पंप करते हैं। ये आपंक निवेश द्रव की तरह कार्य करता है। आपंक का बचा कुचा मुख्य भाग बड़े टैंक में पंप किया जाता है, जिसे अवायवी आपंक संपाचित यानी एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर कहते हैं। एनारोबिक कहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड ना हो। यह जीवाणुओं की अन्य किस्में जो अवायवीय रूप से वृद्धि करती है, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, वे आपंक में उपस्थित जीवाणुओं तथा कवकों का पाचन कर लेती है। यानी जो उसमें जीवाणु और कवक बचते हैं उनको वो खत्म कर देती है। पाचन के दौरान जीवाणु गैसों का मिश्रण जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ये गैसें बायोगैस का निर्माण करती हैं। चूंकि ये ज्वलनशील होती है, यानी जल सकती है, इसलिए इस कारण इनका उपयोग जो होता है ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। द्वितीय उपचारक प्लांट से बहिस्राव सामान्यतः जल के प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों और झरनों में छोड़ दिया जाता है। यानी जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाता है तो नदियों और झरनों में छोड़ देते हैं, जैसा कि 10.7 में देखिए दिखाया गया है। यानी कि जो वाहित मल जो पानी होता है, जो बेकार पानी होता है, उसको भी हम लोग सूक्ष्म जीवों की मदद से प्योर कर लेते हैं, प्रदूषण से मुक्त कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग को ये समझ में आ गया, ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि किस तरीके से होता है। संसार के समस्त भागों में लगभग सदियों से इसी कार्य प्रणाली को उपयोग किया जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि लेकिन जानते हैं कि शहरों में शहरीकरण के कारण पहले की तुलना में वाहित मल की एक बहुत बड़ी मात्रा उत्पन्न हो जाती है। यानी शहरों में जो लोग ज़्यादा, शहर में देखिए ज़्यादा कंजेस्टेड होता है, ज़्यादा लोग रहते हैं, छोटे छोटे घर हैं, लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में वाहित मल उत्पन्न हो रहा है। लेकिन में संयंत्र जो है उतने उसमें ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, उसका उतने मात्रा में कन्वर्ट नहीं किया जा पा रहा है, तो वो डायरेक्ट भी छोड़ देते हैं नदियों वगैरह में अपचारित, यानी जिसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया वैसे ही गंदा पानी ही सीधे नदियों में छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से जल प्रदूषण और जल जनित रोगों की संख्या बढ़ गई है। जल जनित रोग में सबसे एक मेन है टाइफाइड होता है, पानी की वजह से ही होता है, गंदे पानी की वजह से ही। फीकल कंटामिनेटेड ओरल रूट उसको बोलते हैं। देखिए आजकल टाइफाइड भी बहुत कॉमन हो गया है, वो इसीलिए होता है। अब उसके बाद पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान जैसी योजनाओं का सूत्रपात किया है। इन योजनाओं के तहत एक बड़ी संख्या में नए वाहित मल उपचार संयंत्रों को बनाने का प्रस्ताव है, ताकि केवल उपचारित वाहित मल को ही नदियों में छोड़ा जा सके। आप अपने आसपास स्थित ऐसे किसी भी वाहित मल उपचार संयंत्र में जाएं जो अत्यंत रोचक तथा शिक्षाप्रद अनुभव होगा। अब जो हमारा बच रहा है वो ये अब हमको पढ़ना है
बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, तो आइए ये भी देख लेते हैं हम। बायोगैस एक प्रकार से गैसों, बायोगैस में मुख्यतः जो होती है मीथेन होती है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 का मिश्रण है जिसमें सूक्ष्म जीव सक्रियता से कार्य करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि वृद्धि तथा उपापचयन के कार्य के दौरान सूक्ष्म जीव विभिन्न किस्मों के गैसीय और अंतिम उत्पाद उत्पन्न करते हैं। यानी जब मेटाबॉलिक जो एक्शन होता है, मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती हैं, उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न गैस उत्पन्न होती है, तो वो इन सूक्ष्म जीवों द्वारा खपत किए गए कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करती है। उपर्युक्त उदाहरण जैसे गीले आटे का किण्वन, पनीर तथा पेयों के उत्पादन में CO2 गैस ही मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं। यद्यपि कुछ बैक्टीरिया जो सेल्यूलोज पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं, वो CO2 तथा H2 के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करते हैं। सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को मिथेनोजन कहते हैं। जो मतलब मीथेन उत्पन्न करती है उनको मिथेनोजन कहते हैं। इसमें सामान्य जीवाणु मिथेनोबैक्टीरियम है। ये बैक्टीरिया सामान्यतः अवायवीय गाढ़े कीचड़ में पाया जाता है, यानी जो एनारोबिक होते हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वहां पाया जाता है। तो ये जीवाणु पशुओं के रुमेन यानी प्रथम अमाशय में भी पाए जाते हैं, यानी जीवाणु में भी ये पाए जाते हैं। पशुओं में भी ये जीवाणु पाए जाते हैं। रुमेन में सेल्यूलोज पदार्थों की एक बड़ी मात्रा उपलब्ध रहती है। रुमेन में यानी प्रथम अमाशय जो है उसमें सेल्यूलोज, ये क्या करते हैं, जीवाणु सेल्यूलोज को तोड़ने में सहायता करते हैं, यानी सेल्यूलोज जो हम लोग लेते हैं उसको पचाने के लिए सहायता करते हैं। इस प्रकार पशुओं के मल यानी डंग, जिसमें सामान्यतः गोबर कहते हैं, ये जीवाणु प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं। गोबर में पादपों के सेल्यूलोजीय व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं, यानी क्योंकि सेल्यूलोज जो होता है प्लांट में पाया जाता है, तो जो पशु होते हैं वो प्लांट खाते हैं, तो उसमें सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि गोबर में बहुत ज़्यादा सेलुलोज होता है, तो इसलिए गोबर गैस का नाम सुना होगा, उससे वो बनाते हैं, मीथेन निकलती है उससे, जिसका उपयोग हम लोग ऊर्जा के लिए करते हैं। बायोगैस संयंत्र एक टैंक 10 to 15 फीट गहरा होता है, जिसमें अपशिष्ट संग्रहित व गोबर की कर्दम स्तरी भरी जाती है। यानी कि क्या करते हैं कि एक टैंक बनाते हैं, उसमें पूरा गोबर भर देते हैं, उसके बाद कर्दम के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है। सूक्ष्म जीवी सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है, फिर गैस उसमें बनती है मीथेन गैस, वो मेनली मीथेन बनती है, जिससे ढक्कन ऊपर को उठता है। बायोगैस संयंत्र में एक निकास होता है, फिर उससे एक निकास बना होता है, एक बाहर जाने का रास्ता जो एक पाइप से जुड़ा होता है। इस पाइप की सहायता में आसपास के घरों में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। उपयोग की गई हुई कर्दम दूसरे निकास द्वार से निकाल दी जाती है, यानी एक निकास द्वार बना होता है जहाँ से जो कर्दम का यूज हो जाता है उसको निकाल देते हैं। यानी गोबर से गैस बनाना, गोबर गैस आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो इसका उपयोग किस किस चीज़ में कर सकते हैं? प्रकाश में, खाना बनाने में। तो बायोगैस प्लांट बहुत बड़े बड़े भी होते हैं और छोटे छोटे लोग भी लगाते हैं, तो अगर आपको कहीं देखने को मिले तो आप लोग ज़रूर देखें। अब हम लोग जो अपना अगला टॉपिक होगा जैव नियंत्रण कारक में सूक्ष्म जीव, और उसके बाद अगला होगा जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। ये पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने लास्ट पार्ट में फिर। थैंक यू।